हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहित एडवोकेट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। और इससे पहली वाली वीडियो से मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 हम पढ़ चुके हैं रैपिडली वे में, और मैंने हर एक वर्ड, हर एक इलस्ट्रेशन फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 मैंने समझाई है और हम बहुत अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं। ठीक है, पर आज वाली वीडियो में हम सेक्शन 76 से कंटिन्यू करने वाले अपनी पढ़ाई ऑफ चैप्टर 6। तो देखते हैं हमसे कितने होते हैं, और आज विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम पढ़ना चालू करते हैं सेक्शन 76 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब देखिए सेक्शन 76 की मैं इंडेक्स पढ़ रहा हूँ, फिर बॉडी पढ़ूंगा। देखिए सेक्शन 76, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अब वारंट, गिरफ्तारी का वारंट किसको डायरेक्ट होगा, किसको निर्देशित किया जाएगा? एक पुलिसकर्मी को। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 76 की बॉडी। A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। ये लीजिए, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या कह रहा है, A warrant directed to any police officer, एक वारंट, एक गिरफ्तारी का वारंट निर्देशित किया गया है कि एक पुलिसकर्मी को, कि वह पुलिसकर्मी उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मतलब साफ सीधी सी बात है भाई, मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो एक थाने में जो जिसका वो इलाका मजिस्ट्रेट, एक जज साहब है, वो जिसके इलाका मजिस्ट्रेट, तो उसको क्या पता कि भाई थाने में कौन कौन से नाम के व्यक्ति रहते हैं। वो तो सीधा मजिस्ट्रेट साहब तो वारंट डायरेक्ट कर देते हैं, निर्देशित कर देते हैं ऑफिसर इंचार्ज होता पुलिस स्टेशन को। ठीक है, अभी ऑफिसर इंचार्ज होता पुलिस स्टेशन के ऊपर में सेक्शन 76 ज़्यादा फिट बैठता है। क्या कह रहा है, मे ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर। तो वो एक वारंट जो कि कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया गया था एक ऑफिसर को, तो ऑब्वियसली जो मजिस्ट्रेट साहब का कोर्ट है वो तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, SHO को निर्देशित करेगा एक वारंट गिरफ्तारी का। अब यही कह रहा है कि अब जो SHO है वो क्या करेंगे, मे ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। अब वो वारंट कोई SHO को छोड़कर कोई और अन्य पुलिसकर्मी उस थाने का, उस द्वारा भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। Whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। और वो अफसर, वो अधिकारी जिसको कि वारंट कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, डायरेक्शन दी थी कि गिरफ्तार कर लो एक व्यक्ति को जाके, तो वो पुलिसकर्मी एक दूसरे पुलिसकर्मी का नाम उस वारंट पर एंडोर्स कर देगा और उसको निर्देशित कर देगा कि उस दूसरे पुलिसकर्मी को, जूनियर पुलिसकर्मी को, कि तुम जाके इस वारंट को एग्जीक्यूट करो, तो वो भी कर लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 76। मोटा मोटा ये एग्जांपल बताऊँ क्या कह रहा है भाई। मान के चलिए गुड़गांव का एक मजिस्ट्रेट है, जज साहब, उसने उसको एक व्यक्ति को गिरफ्तार करवाना है, और वो व्यक्ति रहता है मान के चलिए सेक्टर 37 गुड़गांव में। ठीक है, तो अब जो गुड़गांव का मजिस्ट्रेट साहब है वो मान के चलिए सेक्टर 37 के पुलिस थाने का ही मजिस्ट्रेट है। ठीक है, इलाका मजिस्ट्रेट है, तो मतलब जितने भी सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एरिया लगते हैं, तो वो उनके एरिया का एरिया मजिस्ट्रेट है। ठीक है, ये मान के चलिए। अब ये क्या कह रहा है, अब हमारा सेक्शन 76 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि भाई जो मजिस्ट्रेट साहब है वो तो सेक्टर 37 पुलिस थाने के SHO को भेजेंगे, वारंट डायरेक्ट करेंगे, वो सारे अधिकारी को थोड़ी जानते हैं। तो हमारा यही कह रहा है कि अब एक मजिस्ट्रेट साहब ने एक वारंट SHO को भेज दिया, SHO साहब को भेज दिया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को भेज दिया। अब वो क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, अब वो SHO साहब अपने किसी जूनियर को लगाएंगे। अब SHO साहब थोड़ी भाई एक अपराधी को पकड़ने जाएंगे जिसको कोर्ट ने वारंट भेजा है, नहीं, वो किसी जूनियर को भेज देंगे और जूनियर का उस वारंट पर नाम लिख देंगे और उसको बता देंगे कि जाओ उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, ये मजिस्ट्रेट का वारंट है और ये मेरे नाम पर आएगा, मैं इस पर तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ, अब ये तुम जानो, इस वारंट को तुम एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 76 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। हम पढ़ेंगे सेक्शन 77, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। अब नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, अब नोटिफिकेशन दी जाएगी कि क्या उस वारंट की, उस गिरफ्तारी के वारंट की क्या सब्सटेंस है, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है। अब देखिए सेक्शन 77 का बॉडी पढ़ रहा हूँ मैं। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट। तो एक पुलिसकर्मी या कोई और अन्य व्यक्ति, जो कि प्राइवेट व्यक्ति भी हो सकता है, जो कि एक गिरफ्तारी का वारंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ। तो जो उस अरेस्ट वारंट की सब्सटेंस, जो उस अरेस्ट वारंट पर लिखा हुआ है, भैया इस वारंट पर कुछ लिखा होगा ना, सब्सटेंस होगी वो। ठीक है, तो कह रहा है शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ। तो जो उस अरेस्ट वारंट पर जो सब्सटेंस लिखी हुई है वो उसे नोटिफाई करेंगे, और किसको करेंगे, और देयर ऑफ मतलब हु बहू जैसी लिखी हुई है वैसी बताएंगे, टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, उस व्यक्ति को बताएंगे जिस व्यक्ति को वो पुलिसकर्मी या वो प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करने वाला। ठीक है, एंड इफ सो रिक्वायर्ड, अगर हालात मांगते हैं, क्या मांगते हैं कि उस गिरफ्तारी व्यक्ति को वो नोटिस दे भी दिया जाए। ठीक है, अब देखिए शैल शो हिम द वारंट, तो
उस जिस व्यक्ति को वो ऑफिसर इंचार्ज वो पुलिसकर्मी या वो प्राइवेट व्यक्ति जो गिरफ्तार करने गए हैं, वारंट को एग्जीक्यूट करने गए हैं, अगर वो व्यक्ति उनसे मांगता है कि क्या मांगता है कि भाई मेरे को वारंट दिखाओ, मेरे हाथ में दिखाओ, तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, उस पुलिसकर्मी को या फिर उस प्राइवेट व्यक्ति को। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 77 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 78 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। अब जिस व्यक्ति को अरेस्ट वारंट के साथ गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा और विदाउट डिले की, बिना किसी देरी के, ठीक है। तो ये हमें 78 में रूल्स देखने को मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 78 की बॉडी। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट। तो या तो एक पुलिसकर्मी या कोई और अन्य व्यक्ति, मतलब प्राइवेट व्यक्ति, एक अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट कर रहे थे। शैल, तो मैंडेटरी उनको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एज टू सिक्योरिटी। तो कह रहा है अगर वारंट के साथ कोई सिक्योरिटी लेने के मजिस्ट्रेट ने कोई एंडोर्समेंट साथ के साथ कर दी तो उसको तो मानना, वरना आप क्या करना, विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट। तो क्या करेंगे वो पुलिस ऑफिसर और वो प्राइवेट व्यक्ति बिना कोई देरी करते हुए जो जिस व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष लाएंगे, ठीक है। विच ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन। जो कि कानून उस व्यक्ति को मतलब कहता है कि हाँ भाई, तो तुम अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे तो तुम उस व्यक्ति को कोर्ट में लेके आओगे। मतलब विच ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो कि कानून उस व्यक्ति को बोलता है करने के लिए, किसको, पुलिसकर्मी को और उस प्राइवेट व्यक्ति को जो एक व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलता है, टू प्रोड्यूस सच पर्सन, की उस व्यक्ति को पेश किया जाए, किसके सामने पेश किया जाए, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 78 की प्रोवाइजो। प्रोवाइड दैट सच डिले शैल नोट। तो बताया गया है ये डिले शैल नोट नहीं होनी चाहिए, कितनी, ये देरी नहीं होनी चाहिए, कितनी देरी नहीं होनी चाहिए। इन एनी केस, किसी भी मुकदमे में, किसी भी केस में, क्रिमिनल केस में, एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव द टाइम नेसेसरी टू फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो प्रोवाइजो में हमारा वही बता दिया गया है सेक्शन, जो सेक्शन हमारा, एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड रुकिए। हाँ, सेक्शन 58 में जो टाइम बता रखा है ना, कि सेक्शन 58 में जो टाइम बता रहा है 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति को पेश करना होगा। तो सेक्शन 78 के प्रोवाइजो में भी वही 24 घंटे, सेक्शन 58 से हम इस प्रोवाइजो को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक पुलिसकर्मी या एक प्राइवेट व्यक्ति एक व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और वारंट के साथ करता है, तो किसी भी हालत में उस व्यक्ति को पेश करना ही पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। और कब से 24 घंटे कैलकुलेट होंगे, जब से उसको अरेस्ट किया है। पर इस 24 घंटे में जो ट्रैवलिंग करके आए हैं, जो जर्नी का टाइम लगा है, और कहाँ से जर्नी का टाइम लगा है, जिस प्लेस से, जिस जगह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और जहाँ मैजिस्ट्रेट की कोर्ट सिचुएट है, तो उसमें जितना टाइम उनको आने जाने में लगा, मतलब आने में लगा है, जिस प्लेस से अपराधी को गिरफ्तार किया गया था उस प्लेस से लेके मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में आने तक की जितना टाइम लगा है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 78 का प्रोवाइजो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 79, वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड। अब जो गिरफ्तारी का वारंट है वो कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो हम पढ़ेंगे अ वारंट ऑफ अरेस्ट में भी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो एक अरेस्ट वारंट, एक गिरफ्तारी का वारंट एग्जीक्यूट मतलब सफल बनाया जा सकता है, एक गिरफ्तारी का वारंट एग्जीक्यूट हो सकता है पूरी कहीं भी जगह पर भारतवर्ष में, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सेक्शन 79 में आपको एग्जांपल देता हूँ, जो कि ये एग्जांपल है कि भाई एक गुड़गांव के मजिस्ट्रेट ने एक वारंट निकाला एक आदमी का, एक व्यक्ति का, जो एक व्यक्ति गुड़गांव में किसी थाने में उसने अपराध कर रखा था, मतलब थाने में उसकी FIR दर्ज थी और वो मजिस्ट्रेट उसका केस देख रहा था। और वो व्यक्ति, अब उसका गिरफ्तारी का वारंट यूँ निकाला कि वो व्यक्ति अपराध करके पकड़ में नहीं आ रहा। वो एक बार तो पुलिस के सामने उसने पुलिस थाने में हाजिरी दी थी, पुलिस ने उसको जमानत में छोड़ दिया था, पर अब वो कोर्ट में नहीं आ रहा जवाब देने। तो अब वो व्यक्ति गोवा में पाया जाता है। तो गुड़गांव का जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिसकर्मियों को, जो जिस रिस्पेक्टिव थाने का वो केस है, उसके पुलिसकर्मी को ऑर्डर देगा SHO को कि उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ। तो वो SHO क्या उस व्यक्ति को गोवा में जाके पकड़ सकता है? यस, पकड़ सकता है, ठीक है। कौन से सेक्शन के तहत पकड़ सकता है? सेक्शन 79 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पकड़ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 80 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब देखिए, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। अब SHO जो अपने एग्जाम्पल दिया था, SHO नहीं जा रहा खुद गोवा, तो SHO क्या करेगा?
या फिर वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उस सेक्टर 10 के एसएचओ को नहीं भेजेगा गोवा में, तो वहीं पे ही जो गोवा के मजिस्ट्रेट है उनके पास वो वारंट भेज दिया जाएगा। ये हमारा सेक्शन 80 का था। अब देखिए सेक्शन 80 मैं पढ़ने वाला हूँ, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। सेक्शन 80 का सबसेक्शन 1, व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, जब एक गिरफ्तारी का वारंट एग्जीक्यूट होना है और जो कोर्ट उसे एग्जीक्यूट कर रहा है ना, उस कोर्ट की क्षेत्रफल में वो एग्जीक्यूट नहीं होना वो गिरफ्तारी का वारंट, पर कहाँ होना है, लोकल जुरिडिक्शन से बाहर। मतलब मैं मान के चलिए मैं गुड़गांव के किसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट हूँ और मैं गुड़गांव का मजिस्ट्रेट हूँ। अब जो मैं एक व्यक्ति को अरेस्ट करवाना चाहता हूँ जिसके खिलाफ वारंट मैं निकाल रहा हूँ, वो व्यक्ति कहाँ गिरफ्तार होना है, वो व्यक्ति गोवा में गिरफ्तार होना। आप देखिए कि तो क्या होगा, सच कोर्ट में, तो जो गुड़गांव का कोर्ट है जो एक व्यक्ति को जो गोवा में है उसको गिरफ्तार करना चाहता है, वो कोर्ट गुड़गांव का कोर्ट अब क्या करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिडिक्शन, तो जो पुलिस ऑफिसर है तो उसकी जुरिडिक्शन को उसको वारंट देने के बजाय क्या करेगा, फॉरवर्डेड बाय पोस्ट, वो डाक के द्वारा वो मजिस्ट्रेट साहब उस अरेस्ट वारंट को फॉरवर्ड कर देगा, और अदरवाइज टू एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और या फिर और अन्य तरीकों से, अन्य साधनों से किसको फॉरवर्ड कर देगा, टू एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, किसी ईएम साहब को, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को, और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या फिर ऑफ पुलिस या फिर किसी डीएसपी साहब को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। गुड़गांव का मजिस्ट्रेट इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीएसपी साहब को, और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और कौन से एरिया की, जहाँ पे उस गोवा में उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, ठीक है, मतलब गुड़गांव के व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब ने गिरफ्तारी का वारंट देकर अरेस्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो जो गुड़गांव का व्यक्ति है, जो गुड़गांव का मजिस्ट्रेट साहब है, वो क्या करेंगे, वो सीधा जाकर एसएचओ को, जो उनके लोकल एसएचओ होगा, उनको नहीं देंगे क्या कि जाओ उस गोवा में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लाओ, नहीं, तो बल्कि वो जो मजिस्ट्रेट साहब है गुड़गांव के, वो क्या करेंगे, गोवा के किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बाय पोस्ट फॉरवर्ड कर देंगे वो वारंट, या गोवा के किसी डीएसपी साहब को फॉरवर्ड कर देंगे, या गोवा के कमिश्नर ऑफ पुलिस को वह वारंट फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। आप देखिए विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन इट इज टू एग्जीक्यूटेड, और ये ईएम साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, डीएसपी साहब, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये कौन से जुरिडिक्शन में है, जहाँ पे वो अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, उसकी जुरिडिक्शन वाले हैं तीनों। अब देखिए, एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर शेल एंडोर्स हिज नेम देयर ऑन। अब जैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और डीएसपी को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को यह वारंट रिसीव होता है, तो वो उस वारंट पर अपना नाम लिखेंगे, एंड इफ प्रैक्टिकल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हेन बिफोर प्रोवाइडेड, और अगर संभव है तो उस वारंट को एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे ईएम और डीएसपी और सीपी ऑफ पुलिस, जैसे कि यहाँ अरेस्ट के प्रोविजंस बताए गए सीआरपीसी में, उसके तहत कराएंगे, ठीक है, और जो नीचे प्रोविजंस बताए उसके तहत, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 80 का 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 80 का सबसेक्शन 2, द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1। अब जो अदालत जो इशू कर रहा है वारंट को, और वो सबसेक्शन 1 के तहत कर रहा था, मतलब 80 के 1 के तहत कर रहा था, तो 80 का 2 अब उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। देखिए अब क्या होगा, शैल फॉरवर्ड अलोंग विद द वारंट द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड, तो वो उस वारंट के साथ डाक के द्वारा फॉरवर्ड करेंगे वो सब्सटेंस आगे सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो सब्सटेंस मतलब वो मैटर, वो जानकारी अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जो कि अवेलेबल है जिस व्यक्ति को ईएम साहब ने, डीएसपी साहब ने और सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब ने गिरफ्तार करना है, टुगेदर विद सच डॉक्यूमेंट्स, और उन डॉक्यूमेंट्स को भी उस डाक के द्वारा चिपका कर अटैच कर भेज देंगे वो मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, गुड़गांव वाले। अब देखिए इफ एनी, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो अब देखिए, एज मे बी सफिशिएंट टू एनेबल द कोर्ट एक्टिंग अंडर सेक्शन 83 टू डिसाइड वेदर बेल शुड और शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द पर्सन, और सिर्फ जो गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब है वो गोवा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को, डीएसपी साहब को और कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब को यहाँ की जानकारी कि उस अपराधी ने, जिसको हम आपके गोवा की जुरिडिक्शन में गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, वो अपराधी गुड़गांव की जुरिडिक्शन में कोई क्राइम ऑफेंस करके वहाँ भागा है, और उस अपराधी ने ये अपराध कर रखे, तो वो जानकारी उनको डाक के द्वारा, जो डाक जाएगी अरेस्ट ऑफ वारंट की, उसके साथ ये सब्सटेंस भी भेज दी जाएगी, ठीक है। और क्यों भेज दी जाएगी वो सब्सटेंस, वो डॉक्यूमेंट क्यों भेजे जाएंगे, बस जो सेक्शन 83 में
जो जो गोवा का मैजिस्ट्रेट रहेगा उसको एनेबल करने के लिए, उसको मतलब बताने के लिए कि भाई इस अपराधी ने कौन कौन से अपराध कर रखे हैं और किसके तहत इसको गिरफ्तार करवाया जा रहा है गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट के साहब द्वारा, ठीक है। तो बस ताकि इस अपराधी को गोवा के मैजिस्ट्रेट बेल दे सके उस अरेस्ट वारंट में या नहीं दे सके, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 80 का सबसेक्शन 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। हम इसमें साइड में लिख लेते हैं, हम इसमें साइड में क्या लिख लेते हैं, हम इसमें साइड में EM लिख लेते हैं, हम इसमें साइड में DSP लिख लेते हैं और हम इसमें साइड में CP लिख लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं ऑफ अदर जुरिस्डिक्शन, यह लिख लेते हैं, ठीक है। हम यह लिख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 81 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि बताता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। अब वारंट सीधा मैजिस्ट्रेट साहब ने निर्देशित कर दिया है एक पुलिसकर्मी को एग्जीक्यूशन के लिए, और वो पुलिसकर्मी कहाँ है, आउटसाइड जुरिडिक्शन का। तो ये भी हो सकता है। देखिए 81 में पढ़ते हैं, 81 का सबसेक्शन 1, व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब एक वारंट एक पुलिसकर्मी को निर्देशित किया गया है कि आपको वह वारंट कहाँ एग्जीक्यूट करना है, लोकल क्षेत्रफल से, अपने थाने के क्षेत्रफल से बाहर, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल लेते हैं, गुड़गांव के एक मैजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करवाना है जो कि व्यक्ति गोवा में है, ठीक है, लेकिन उसका अपराध उसने गुड़गांव में किया था। अब तो गुड़गांव का जो मैजिस्ट्रेट है वो अपने जो लोकल उसका थाना है जिसका वो इलाका मैजिस्ट्रेट है, एरिया मैजिस्ट्रेट है, उसको SHO को वारंट निर्देशित कर देगा और कह देगा कि जाओ जाकर उसको गोवा में पकड़ो। ये भी रेमेडी। अब देखिए, इशूइंग द सेम beyond the local jurisdiction of the court, issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate of the or to a police officer not below the rank of an officer in charge of police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed। अब जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब जो मैजिस्ट्रेट साहब ने, गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट साहब ने अपने थाने में जिनके वो मैजिस्ट्रेट है उसके SHO को बोल दिया कि तुम जाके गोवा में इस वारंट को एग्जीक्यूट करो। तो अब गुड़गांव का जो SHO रहेगा, अब वो जाके गोवा के तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को जाके बताएगा, या फिर आसपास जहाँ उसको वो गोवा में वारंट एग्जीक्यूट करना है उसके आसपास जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन उसको मिलेगा, उनको जाके बताएगा। क्या बताएगा? He shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or police officer not below the rank of officer in charge of the police station within local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed। तो जो गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट अब गोवा में गुड़गांव का जो पुलिसकर्मी ऑफिसर इंचार्ज SHO है वो गोवा में जाके वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो सीधा वो पहले जाके सीधा डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर देगा। तो पहले जिस एरिया में, गोवा के जिस एरिया में वह वारंट एग्जीक्यूट होना है उसके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास एंडोर्समेंट के लिए लेके जाएगा कि सर मैं गुड़गांव का SHO, मैं आपके एरिया में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने आया हूँ, तो ये आप देखिए ये हमारे गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट साहब का वारंट है। या फिर अगर ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जाता है तो वो SHO, तो या फिर वो ऑफिसर इंचार्ज होता पुलिस स्टेशन, उस गोवा के ऑफिसर इंचार्ज होता पुलिस स्टेशन के पास ले जाएगा जहाँ एक गिरफ्तारी होनी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 81 का सबसेक्शन 1। तो इसमें हम साइड में लिख लेते हैं, तो हम इसमें क्या लिख लेते हैं, ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर will go to firstly to EM और officer in charge for endorsement, ठीक है, for endorsement if arrest is to be made आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हुआ सेक्शन 81 का सबसेक्शन 1, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 81 का सबसेक्शन 2। सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल एंडोर्स हिज नेम देयर अपॉन। तो जब एक गुड़गांव का एक पुलिसकर्मी गोवा के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने या फिर किसी SHO के सामने, ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन के सामने वो गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट साहब का अरेस्ट वारंट लेके गया कि हमारे गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट साहब ने ये अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है और एक व्यक्ति को गोवा में गिरफ्तार करना है, तो जहाँ मेरे को गिरफ्तार करना है, आप जहाँ वो व्यक्ति जिसको मेरे को गिरफ्तार करना है वो आपके एरिया में रहता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब, तो आप एंडोर्स कर दीजिए। या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन साहब है वो व्यक्ति जिसको मैं गोवा में गिरफ्तार करना है वो आपके एरिया में रहता है, तो आप इसको एंडोर्स कर दीजिए। अब देखिए, सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल एंडोर्स हिज नेम देयर ओन। तो वो मैजिस्ट्रेट, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और वो ऑफिसर इंचार्ज होता पुलिस ऑफिसर अपना नेम एंडोर्स करेगा, अपना नाम उस गिरफ्तारी के वारंट पर लिखेगा। And such endorsement shall be sufficient authority to police officer to whom the warrant is directed to execute the same। और
ये जो एंडोर्समेंट होगी ये सफिशिएंट अथॉरिटी रहेगी कि उस गुड़गांव के पुलिसकर्मी के लिए कि वो अब गोवा में अपने तरीके से उस अपराधी को जिसके लिए गुड़गांव में मजिस्ट्रेट ने उसको अरेस्ट वारंट निकाला है तो उसको गोवा में गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो उसको अब गुड़गांव के पुलिसकर्मी को गोवा में कोई नहीं रोकेगा कि भाई तुम इलीगली अरेस्ट करो, नहीं, क्योंकि उसने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से और या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से एंडोर्समेंट ले लिया है उस गुड़गांव के मजिस्ट्रेट के अरेस्ट वारंट के ऊपर। ठीक है, आप देखिए, एंड द लोकल पुलिस शैल इफ सो रिक्वायर्ड, और अगर वो गुड़गांव का पुलिसकर्मी वहां जाके गोवा में जाके किसी लोकल पुलिस की हेल्प मांगता है तो ये कह रहा है एंड द लोकल पुलिस शैल, तो लोकल पुलिस को मदद करनी पड़ेगी इफ सो रिक्वायर्ड, अगर गुड़गांव के पुलिसकर्मी ने उनकी मदद मांगी तो। अब देखिए, असिस्ट सच ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिंग सच वारंट, तो असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे गुड़गांव के पुलिसकर्मी को गोवा के पुलिसकर्मी गोवा में ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करवाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 81 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 81 का सबसेक्शन 3, जो कि बताता है वेन एवर देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द डिले ओकेशन बाय ऑब्टेनिंग द एंडोर्समेंट ऑफ द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड विल प्रिवेंट सच एग्जीक्यूशन। तो जब भी गुड़गांव के पुलिसकर्मी को यह यकीन करने के कारण हो जाते हैं कि वो गोवा पहुंच जाता है एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, जिसको कि उसको गिरफ्तार करके गुड़गांव के मजिस्ट्रेट के साहब के सामने लाना है, तो वो पुलिसकर्मी जो कि गुड़गांव का होता है, जो कि गोवा में है फिलहाल, तो वो क्या सोचता है कि उसको यकीन करने के कारण हो जाते हैं कि भाई मेरे को अब तो इस अपराधी की लोकेशन पता है, मुखबिर ने बता रखी है, सीक्रेट इन्फॉर्मेंट ने बता रखी है, लेकिन अगर मैं गोवा के किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की एंडोर्समेंट लेने चल जाऊंगा तो वो अपराधी अब जो मेरे को पता है कि कहाँ है, कहाँ मिलेगा, अब वो वहाँ से भाग जाएगा। तो अब क्या करेगा वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन गुड़गांव वाला? देखिए, द पुलिस ऑफिसर टू होम, अब कह रहा है द पुलिस ऑफिसर टू होम it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which issued it। तो अब कह रहा है कि अब पुलिसकर्मी जो गुड़गांव का पुलिसकर्मी है जो गोवा में एक अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने गया हुआ है, तो उसको लगता है, उसको यकीन करने के कारण है कि अगर भाई मैं गोवा के किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के एंडोर्समेंट इस वारंट पे लूंगा तो जो अपराधी जिसको मैं गिरफ्तार करने आया वो भाग जाएगा जिस जगह से, अब मेरे को उसकी लोकेशन पता है। तो वो पुलिसकर्मी गुड़गांव का पुलिसकर्मी उस गोवा में उस क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेगा और बिना मजिस्ट्रेट की और बिना ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की एंडोर्समेंट ली हो उस गोवा वाले की। ठीक है, तो यह भी होता है। ठीक है, तो यह हमारा हुआ सेक्शन 81 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पूरा हम पढ़ेंगे सेक्शन 82। एक सेकंड रुकिए, मैं पानी पी लेता हूँ। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 82 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बताता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। अब जो ऊपर वाले सेक्शन हमने 80 पढ़ा, 81 पढ़ा, उसी का ये प्रोसीजर प्रक्रिया बता रहा है। ठीक है, सेक्शन 82 का सबसेक्शन 1 हम पढ़ते हैं। अब देखिए, व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, जब एक गिरफ्तारी का वारंट एक जिले के बाहर एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब ने वो वारंट निकाला था, अब तो वारंट गिरफ्तारी का वारंट निकाला था, इशू किया था, पर एक ऑफिसर जो गुड़गांव का ऑफिसर इंचार्ज होता पुलिस स्टेशन है या फिर कोई और अन्य पुलिसकर्मी है, वो उस वारंट को गुड़गांव में एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब करने वाला वो कहाँ एग्जीक्यूट करने वाला, उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर। मतलब अगर गुड़गांव के मजिस्ट्रेट ने एक वारंट निकाला था कि एक व्यक्ति को पकड़ के ले गया जो कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, तो अब उसी के बारे में बता रखा। देखिए, द पर्सन अरेस्टेड शैल, अब जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाएगा शैल, उसके लिए देखिए अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट। भाई तो जो गिरफ्तारी व्यक्ति है जिसको अब गिरफ्तार कर लिया जाता है आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, तो उस गिरफ्तारी व्यक्ति को अब देखिए शैल, तो शैल है, उसको क्या करना पड़ेगा, अनलेस, एक्सेप्शन क्या है, द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विद इन द 30 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट। तो जिस कोर्ट ने वो गिरफ्तारी का वारंट निकाला था और आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तारी का वारंट एग्जीक्यूट होना था, अगर वो कोर्ट जिसने वारंट निकाला था वो 30 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत है वो कोर्ट, तो देखिए आगे क्या होगा, और ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट, जहाँ से गिरफ्तारी की गई है, ठीक है, और इज नियरर देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द अरेस्ट वाज मेड, या फिर द पर्सन अरेस्टेड शैल अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट ऑफ इज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द प्लेस। तो जिस व्यक्ति को एक पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है जो कि
जो कि अरेस्ट वारंट डिस्ट्रिक्ट से बाहर एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बाहर? जिस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट साहब ने गिरफ्तारी का वारंट निकाला था उस डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तारी नहीं हुई, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई है, किसी और राज्य की या एक ही राज्य की। अब देखिए तो क्या होगा, तो इसमें बता रखा है अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट। तो जो कोर्ट जिसने वो वारंट इशू किया है कि वो 30 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत है, तो देखिए और द पर्सन अरेस्टेड शैल, तो जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है अनलेस इज नियरर देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुडिक्शन द अरेस्ट वाज मेड। और अब अगर जहाँ पे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट और उस गिरफ्तारी की जगह से कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास में पढ़ते हैं, कोई डीएसपी का ऑफिस पास में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस का दफ्तर साथ में मतलब पास में पड़ता है, तो देखिए क्या होगा। और अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 73, या फिर उस अपराधी से जिसको आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट गिरफ्तार किया गया है एक अरेस्ट वारंट के साथ, तो उसमें अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने एंडोर्समेंट दे रखी थी कि इससे सिक्योरिटी ले लेना, अगर ये देना चाहता है तो सफिशिएंट सिक्योरिटी और बेल बॉन्ड भरवा लेना 73 के तहत, तो अगर वो भरवा लिए गए तो देखिए क्या होगा, बी टेकन बिफोर सच मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर। तो अगर 30 किलोमीटर के दायरे में वो कोर्ट जिसने वारंट काटा था और वो उसको एग्जीक्यूट कर लिया गया और गिरफ्तारित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया एक पुलिसकर्मी द्वारा, तो वो पुलिसकर्मी उसको अगर वो कोर्ट 30 किलोमीटर के अंदर है तो वहाँ ले जाएगा। अगर वो कोर्ट 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर नहीं है और अगर उस जगह पर जहाँ गिरफ्तारी हुई है उस जगह पर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास में है या डीएसपी साहब पास में है या कमिश्नर ऑफ पुलिस का ऑफिस पास में है, तो ना तो उस व्यक्ति को वहाँ ले जाएगा, ठीक है। 30 किलोमीटर के भीतर अगर वो जगह हुई तो उस कोर्ट में लेके जाएगा जिसने वारंट इशू किया था, और अगर 30 किलोमीटर के अंदर भीतर वो जगह नहीं है तो उस एरिया के जहाँ पे गिरफ्तारी हुई है उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के दफ्तर में ले जाएगा, कार्यालय में ले जाएगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्यालय में ले जाएगा, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के कार्यालय में वो पुलिसकर्मी उस गिरफ्तारित व्यक्ति को ले जाएगा जिसकी गिरफ्तारी आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट हुई है, ठीक है। अगर तो कोर्ट 30 किलोमीटर के दायरे में अंतर्गत नहीं है तो, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 82 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 82 का सबसेक्शन 2। ऑन द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, जब गिरफ्तारी हो जाती है एक व्यक्ति की जो कि सबसेक्शन 1 में रेफर किया गया है उसकी, द पुलिस ऑफिसर शैल फोर्थविथ गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट and the place where the arrested person is being held to the designated police officer in the district and to such officer of another district where the arrested person normally resides। तो ये लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। दोबारा पढ़ते हैं सेक्शन 82 का सबसेक्शन 2। ऑन द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है जो व्यक्ति की सबसेक्शन 1 में 82 के सबसेक्शन 1 में रेफर किया गया, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर शैल फोर्थविथ, अब जो पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट गिरफ्तार करता है तो वो पुलिसकर्मी जल्द से जल्द फोर्थविथ क्या करेगा, गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट, तो जानकारी देगा किस बारे में, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में जो कि एक आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए, एंड द प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड, और उस जगह के बारे में भी जानकारी देगा जिस जगह पर उस गिरफ्तारित व्यक्ति को रखा गया है। टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, और उस डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को देगा जिस डिस्ट्रिक्ट का वो पुलिसकर्मी खुद है, ठीक है। अब मान के चलिए गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब ने एक वारंट ऑफ अरेस्ट निकाला था एक व्यक्ति जो कि सिरसा में गिरफ्तारित होना था, ठीक है। अब एक गुड़गांव का पुलिसकर्मी सिरसा में जाके उस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लेता है, तो वो पुलिसकर्मी जो गुड़गांव का पुलिसकर्मी जाके सिरसा में गिरफ्तारी कर लेता है, वो क्या करेगा, तो भाई सिरसा से गुड़गांव का कोर्ट 30 किलोमीटर तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, पहले तो उस गिरफ्तारी व्यक्ति को तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट वहाँ सामने है, मतलब आसपास है, या फिर डीएसपी का कार्यालय आसपास है, या फिर कमिश्नर पुलिस का कार्यालय आसपास है, तो उस व्यक्ति को पहले वहाँ लेके जाएगा। और फिर दूसरा स्टेप वो उस पुलिसकर्मी, गुड़गांव के पुलिसकर्मी का क्या होगा कि वो एक डेजिग्नेटेड पुलिसकर्मी जो गुड़गांव का एक अपर अथॉरिटी का पुलिसकर्मी उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैंने इसको सिरसा में गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए क्या होगा, इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू सच ऑफिसर ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट, और सिरसा के भी एक डिस्ट्रिक्ट एक पुलिसकर्मी को जो कि डेजिग्नेटेड है, मतलब जो कि हायर अथॉरिटीज का पुलिसकर्मी है, उसको भी सिरसा वाले को भी गुड़गांव का पुलिसकर्मी जानकारी देगा कि मैंने आपकी डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ठीक है। तो मतलब कितना ट्रिपल श्योर हो रहा है कि भाई वो पुलिसकर्मी जो गुड़गांव का पुलिसकर्मी जो सिरसा में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, या तो भाई 30 किलोमीटर तो गुड़गांव से सिरसा है नहीं, तो कोर्ट में तो नहीं लाएगा गुड़गांव की में, या तो पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, या तो फिर डीएसपी के पास ले जाएगा, ना तो फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ले जाएगा। इनके बाद ले जाने के बाद भी अपने डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिसकर्मी को इन्फॉर्म करेगा और सिरसा के पुलिसकर्मी को भी इन्फॉर्म करेगा। और क्या इन्फॉर्म करेगा, एंड टू सच ऑफिसर ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट वेयर द अरेस्टेड पर्सन नॉर्मली रिजाइड्स, और उस डिस्ट्रिक्ट के पुलिसकर्मी को वह पुलिसकर्मी गुड़गांव वाला
बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि मैंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और मैंने इसको कहाँ रखा है, द प्लेस वेयर इट इज़ हेल्ड, और वो जो अनदर डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, अनदर डिस्ट्रिक्ट का पुलिसकर्मी होना चाहिए, वो वही पुलिसकर्मी होना चाहिए जहाँ वो गिरफ्तारित व्यक्ति नॉर्मली रहता है, ठीक है। अब वो गिरफ्तारित व्यक्ति नॉर्मली सिरसा में नहीं रहता, पर उसकी गिरफ्तारी सिरसा में हुई थी, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएसपी साहब के सामने या फिर सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने तो उसको लेके जाया जाएगा, लेकिन जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है वो सिरसा का नहीं रहेगा। अगर वो अपराधी सिरसा में नहीं रहता तो मान के चलिए वो अपराधी चंडीगढ़ में रहता है, तो वो गुड़गांव का पुलिसकर्मी चंडीगढ़ में एक पुलिसकर्मी को इन्फॉर्म करेगा, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में क्यों इन्फॉर्म करेगा कि भाई भगोड़ा मतलब हैबिचुअल क्रिमिनल, क्या पता होगा वो, क्या पता चंडीगढ़ में भी उसने कोई केस वगैरह कर रखी हो, तो इसलिए इन्फॉर्म किया जाता है ताकि चंडीगढ़ पुलिस भी एक्टिव हो जाए और उस व्यक्ति पर संज्ञान ले ले कि भाई इसने यहाँ भी कोई अपराध कर रखा है और उसको अब पता लग जाए कि वो गिरफ्तार हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 82 का सबसेक्शन 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 83 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बताता है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर सच होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉड। अब क्या प्रक्रिया वो मैजिस्ट्रेट साहब निभाएंगे जो एक व्यक्ति आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट गिरफ्तार किया जाता है और एक मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है। अब देखिए अब देखिए सेक्शन 83 का सबसेक्शन 1, द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस शैल, तो जो ईएम साहब है या डीएसपी साहब है या कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब है जो अनदर डिस्ट्रिक्ट के, अब हमने एग्जांपल क्या लिया था, हमने एग्जांपल लिया था एक गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब है, वो एक व्यक्ति के लिए अरेस्ट वारंट निकालते हैं और वो व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी होनी है वो सिरसा में गिरफ्तारी होनी है उसकी, तो गुड़गांव का पुलिसकर्मी सिरसा में जाके उसकी गिरफ्तारी तो कर लेता है। अब सिरसा से जो गुड़गांव का कोर्ट है वो 30 किलोमीटर तो भाई नहीं है, तो हमारा सेक्शन 82 का सबसेक्शन 1 तो नहीं लगेगा। तो अब गुड़गांव के पुलिसकर्मी ने जिसने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी सिरसा में कर ली है, तो वो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी व्यक्ति को कहाँ लेके जाएगा, किसके समक्ष लेके जाएगा, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के समक्ष, डीएसपी के समक्ष या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी के समक्ष लेके जाएगा। तो वो क्या करेंगे, शैल, इन ये तीनों अफसर क्या करेंगे, इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट विच इशूड द वारंट, अगर तो व्यक्ति इन तीनों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डीएसपी को, सीपी को यह लगता है कि यह व्यक्ति वही है जो व्यक्ति वो कोर्ट गुड़गांव वाली कोर्ट चाहती थी कि ये गिरफ्तार किया जाए, तो वो क्या करेंगे, अब देखिए डायरेक्ट इज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट, या तो फिर निर्देश दे देंगे उस पुलिसकर्मी को कि इस व्यक्ति को यहाँ सिरसा से लेके जाया जाए गुड़गांव कोर्ट में, ठीक है, तो वो डायरेक्टली निर्देश दे देंगे और कुछ नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड तरीका। अब देखिए अब सेक्शन 83 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, बताया गया है जिस अपराधी को गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब ने वो अरेस्ट वारंट निकलवा के सिरसा में गिरफ्तार किया था, तो उस अपराधी ने गुड़गांव में जो अपराध करा था वो बेलेबल अपराध था, मतलब उसको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल सकती है। अब देखिए एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल बॉन्ड, और वो व्यक्ति जिसको गुड़गांव के पुलिसकर्मी ने सिरसा में गिरफ्तार किया है वो बेल बॉन्ड, बेल मुचलका मतलब जमानती मुचलका देने के लिए भी रेडी है, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच मैजिस्ट्रेट, और कौन से मैजिस्ट्रेट की सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के तहत, जो मैजिस्ट्रेट जिसने अरेस्ट वारंट निकालता। अब देखिए और कौन से मैजिस्ट्रेट की संतुष्टि के तहत, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की संतुष्टि के तहत, डीएसपी की संतुष्टि के तहत या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस की संतुष्टि के तहत। अब देखिए और डायरेक्शन हैज बीन एंडोर्स्ड अंडर सेक्शन 73 ऑन द वारंट एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड बाय सच डायरेक्शन, या गुड़गांव के कोर्ट ने कोई डायरेक्शन भेजी हुई थी अरेस्ट वारंट के साथ कि इस अपराधी ने बेलेबल अपराध कर रखा है, तो जो गुड़गांव का पुलिसकर्मी है वो एक अपराधी को सिरसा में गिरफ्तार करेगा और उस अपराधी ने बेलेबल ऑफेंस करेगा, मतलब उसको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल सकती है, तो वो गुड़गांव का पुलिसकर्मी अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने एंडोर्समेंट कर रखी है उस वारंट में, गिरफ्तारी के वारंट में, कि जो सिरसा में आप पुलिसकर्मी साहब एक व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे उससे सिक्योरिटी ले लेना, तो अगर सेक्शन 73 के तहत वो व्यक्ति जो सिरसा में गिरफ्तार हुआ है जिसने बेलेबल ऑफेंस कर रखा है कोई, वो सिक्योरिटी देता है, तो क्या होगा देखिए, और सिक्योरिटी रिक्वायर्ड बाय सच डायरेक्शन, और उतनी सिक्योरिटी वो गिरफ्तारी व्यक्ति दे देता है जो कि उस डायरेक्शन जो सेक्शन 73 में गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट साहब ने लिखी थी उतनी दे देता। तो अब देखिए क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर शैल टेक सच बेल बॉन्ड और सिक्योरिटी, तो अब मैजिस्ट्रेट, डीएसपी साहब और वो कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब वो बेल बॉन्ड मतलब वो जमानती मुचलका उससे भरवा लेंगे, और देखिए एज द केस में बी एंड फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट विच इशूड द वारंट, और उस बेल बॉन्ड को, उस जमानती मुचलके को गुड़गांव की कोर्ट में वो सिरसा के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब और डीएसपी साहब और कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब गुड़गांव के कोर्ट में उस जमानती मुचलका को भिजवा देंगे, ठीक है, जो एक सिरसा के व्यक्ति ने भर करके दिया है, ठीक है। तो मतलब जो गुड़गांव के एक मैजिस्ट्रेट साहब ने एक अरेस्ट वारंट निकाला था और बोला था कि भाई एक पुलिसकर्मी को, गुड़गांव के पुलिसकर्मी को, जाओ उस व्यक्ति को सिरसा में पकड़ के ले आओ, और उस सिरसा वाले व्यक्ति ने एक बेलेबल अपराध कर रखा था, ठीक है। तो अब गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट साहब या तो ये कह देंगे
उस अरेस्ट वारंट के साथ साथ एक एंडोर्समेंट लिख देंगे कि भाई अगर वो सेक्शन 73 में वो व्यक्ति जो मैं सिक्योरिटीज़ बोल रहा हूँ, जो मुचलके की राशि बोल रहा हूँ, अगर वो भर के दे देता है कि मैं अपनी हाजिरी दे दूंगा तो उसको वहीं छोड़ देना। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं लिखी हुई और सिरसा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, डीएसपी या फिर सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लगता है कि भाई अपराध तो बेलेबल है और ये व्यक्ति जिसको गुड़गांव के पुलिसकर्मी ने सिरसा में गिरफ्तार कर रखा है, ये व्यक्ति बेल मुचलका और सिक्योरिटी देने के लिए रेडी है, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीएसपी और सीपी उससे वो बेल बॉन्ड बनवा लेंगे और वो सिक्योरिटी ले लेंगे और उस बेल बॉन्ड को सिक्योरिटी को फॉरवर्ड कर देंगे सिरसा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, डीएसपी और सीपी गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है। और कौन लेके जाएगा? ऑब्वियसली जो गुड़गांव का पुलिसकर्मी आया है वही उस बेल बॉन्ड को ले जाके वहाँ मजिस्ट्रेट साहब को दे देगा कि सर आपने जो अरेस्ट वारंट काटा था, गुड़गांव का पुलिस वाला अब सिरसा से लौटने के बाद उसको गुड़गांव के मजिस्ट्रेट को कहेगा सर आपने जो अरेस्ट वारंट निकाला था वो तो बेलेबल था, और वहाँ जब मैंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीएसपी और सीपी के पास मैं लेके गया, इनमें से एक के पास, और उन्होंने देखा कि ये अपराध तो बेलेबल है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस व्यक्ति से जिसको आपने गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकलवाया था उससे वहाँ से सिक्योरिटी ले लिया है और वो अपनी हाजिरी दे देगा, ये उसकी सिक्योरिटी के पेपर्स रहे, बेल बॉन्ड रहे, तो मैं उसको वहीं छोड़ आया हूँ। तो गुड़गांव का मजिस्ट्रेट कहेगा ओके वेल डन, ठीक है। तो यह होता है हमारा सेक्शन 83 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 1 पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 83 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 2, जो कि बताता है प्रोवाइडेड फॉर द डैट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल वन। अब बताया गया है एक अपराधी ने कोई अपराध नॉन बेलेबल कर रखा है, ठीक है, और एक पुलिसकर्मी उस अपराधी को डिस्ट्रिक्ट से बाहर पकड़ने गया। अब देखिए, इट शैल बी लॉफुल फॉर द सीजीएम सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 480। तो यह बिल्कुल कानूनी तौर पर ओके रहेगा किसके लिए? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के लिए। पर जो सेक्शन 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो चीज़ें दे रखी है वो प्रावधान सीजीएम को मानने पड़ेंगे, और द सेशन जज, या फिर लॉफुल रहेगा सीजीएम के लिए या फिर सेशन जज, ठीक है, सत्र न्यायाधीश के लिए क्या, और द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट इज मेड। और कौन से जिले का सीजीएम और सेशन जज जिस जिले में एक अरेस्ट मेड की गई है। मान के चलिए एक गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब ने एक पुलिसकर्मी को बोला कि जाओ ये अरेस्ट वारंट रहा और इस अपराधी ने नॉन बेलेबल अपराध कर रखा है, मतलब इसको जमानत एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी, इसको लेनी पड़ेगी अपने आर्ग्यूमेंट करके, ठीक है। तो गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब ने एक अरेस्ट वारंट निकाल करके एक पुलिसकर्मी को दे दिया, जाओ तुम अब एक व्यक्ति को जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रखा है उसको सिरसा में गिरफ्तार करके ले आओ। अब तो यही कहता है कि अब वो ऑफेंस नॉन बेलेबल है। अब जो गुड़गांव का पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को सिरसा में गिरफ्तार भी कर लेता है। तो क्या कह रहे हैं अब वो व्यक्ति जो सिरसा में गिरफ्तार हुआ है ना, वो सीजीएम साहब के पास और सेशन जज साहब के सामने एप्लीकेशन अपनी बेल की लगा सकता है। आप देखिए, in which the arrest is made on consideration of the information and the documents referred to subsection 2 of section 80 to release such person on bail। कि क्या सीजीएम साहब या सेशन जज सिरसा के, गुड़गांव के सीजीएम और सेशन जज नहीं, सीजीएम साहब और सेशन जज सिरसा वाले क्या करेंगे? देखिए, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट इज मेड, जिस डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट मेड हुई है उसके सीजीएम और सेशन जज रहेंगे। ऑन कंसिडरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रेफर टू इन 80 का 2 कंसिडरेशन, विचार विमर्श करेंगे, उन दस्तावेजों को देखेंगे जो कि गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब ने उस सब्सटेंस के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ डॉक्यूमेंट भिजवाए थे उस पुलिसकर्मी के हाथों अरेस्ट वारंट के साथ सेक्शन 80 के सबसेक्शन 2 में, ठीक है। टू रिलीज सच पर्सन ऑन बेल, की सीजीएम साहब या सेशन जज उस व्यक्ति को जिसने नॉन बेलेबल अपराध कर रखा है और एक गुड़गांव का पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को सिरसा से गिरफ्तार करके गुड़गांव ले जाने वाला है, क्या उस व्यक्ति को बेल पर रिलीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो कंसिडरेशन करेंगे कौन? सीजीएम साहब, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब और सेशन जज साहब। किसके सामने कंसिडरेशन करेंगे? वो किसकी कंसिडरेशन करेंगे? जो व्यक्ति सिरसा में पकड़ा जा चुका है और उस व्यक्ति को अब वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके या फिर डीएसपी के साहब के पेश करके या फिर कमिश्नर पुलिस साहब के सामने पेश करके गुड़गांव के ऑर्डर कर देंगे वो, ठीक है। और इस व्यक्ति ने नॉन बेलेबल अपराध कर रखा है, ठीक है। तो वो व्यक्ति, अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मान के चलिए अब गुड़गांव के एक मजिस्ट्रेट साहब है, उनको एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करवानी है और वो व्यक्ति की गिरफ्तारी करवानी है तो उस व्यक्ति ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस, एक ऐसा अपराध कर रखा है जिसमें उसको बेल नहीं मिलनी, मतलब बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलनी, उसको आर्ग्यूमेंट करके उसके वकील को बेल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब को जो व्यक्ति गिरफ्तार करवाना है वो व्यक्ति अब मिलेगा सिरसा में। तो गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब गुड़गांव के एक पुलिसकर्मी को सिरसा में गिरफ्तारी का वारंट दे देते हैं, जाओ उसको सिरसा में गिरफ्तार कर लो। अब वो व्यक्ति जो गुड़गांव का पुलिस वाला है वो व्यक्ति उस व्यक्ति को सिरसा में गिरफ्तार कर लेता है। तो अब यही कह रहा है वो व्यक्ति, अब जो गुड़गांव का पुलिसकर्मी है एक अपराधी को सिरसा में गिरफ्तार कर लेता है, तो अब वो व्यक्ति जो सिरसा में गिरफ्तार हुआ है वो व्यक्ति
वहाँ सिरसा के ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के सामने या फिर सेशन जज के सामने अपनी बेल एप्लीकेशन लगा सकता है और बेल ले सकता है। लेकिन जो सीजीएम साहब होंगे और जो सेशन जज साहब होंगे वो गुड़गांव के मजिस्ट्रेट ने जो अरेस्ट वारंट के साथ 80 के सबसेक्शन 2 में जो इन्फॉर्मेशन कि इस अपराधी ने सिरसा में जो गिरफ्तार हुआ इसने कौन कौन से अपराध कर रखे थे, क्या क्या इसकी जानकारी है, वो उसके कंसिडरेशन करने के बाद ही उसको रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे, ये फिर सीजीएम साहब की या फिर किसकी, वहाँ के सेशन जज की डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है। अब फिर मान के चलिए अगर मान के चलिए जो गुड़गांव का पुलिस वाला था उसने एक व्यक्ति को सिरसा में गिरफ्तार कर लिया और अब उसको उस सिरसा वाले गिरफ्तारी व्यक्ति को गुड़गांव में लेके आना है, तो वो क्या डायरेक्टली ले आएगा? तो क्या भाई 30 किलोमीटर के अंदर है सिरसा और गुड़गांव का कोर्ट? नहीं है। तो पहले फिर वो कहाँ लेके जाएगा उसको? सीधा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर डीएम वहाँ के डीएसपी के पास या वहाँ के सीपी के पास सिरसा के। ठीक है। और फिर वो ही बताएंगे कि क्या आप इसे या तो ले जाइए, अगर बेलेबल ऑफेंस होगा तो वो उससे सिक्योरिटी ले लेंगे वो खुद, और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो वो सीधा उसे डायरेक्ट कर देंगे गुड़गांव के पुलिस वाले को कि आप सिरसा से इसको बस में बैठाइए, गाड़ी में बैठाइए और इसको गुड़गांव ले जाइए। ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 83 का सबसेक्शन 1 का प्रोविजन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 83 का सबसेक्शन 2 जो कि बताता है Nothing in this section shall be deemed to prevent a police officer from taking security under section 73। तो बता रहा है इस प्रावधान के अंतर्गत, सेक्शन 83 के प्रावधान के अंतर्गत shall be deemed to prevent a police officer from taking security under section 73। तो कोई भी सेक्शन 83 के प्रावधान कोई भी उस पुलिसकर्मी को नहीं रोकेंगे जो एक गिरफ्तारी का वारंट एग्जीक्यूट करने गया है, चाहे बेलेबल केस में चाहे नॉन बेलेबल केस में। अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने एंडोर्समेंट लिख रखी है, भाई बेलेबल केस में तो एंडोर्समेंट लिखेंगे और नॉन बेलेबल केस में भी मैजिस्ट्रेट साहब एंडोर्समेंट लिख सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति सेक्शन 73 के प्रावधानों के अंतर्गत बेल मुचल का बेल बॉन्ड भर देता है या फिर सफिशिएंट सिक्योरिटीज जो मैं बता के दूंगा वो दे देता है, तो वो पुलिसकर्मी उसको छोड़ देगा वहीं पे। ठीक है। तो सेक्शन 83 का सबसेक्शन 2 यही कह रहा है। क्या कह रहा है? नथिंग इन दिस सेक्शन, इस प्रावधान का सेक्शन 83 का कुछ भी नहीं रोकेगा किसको? शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर, नहीं रोकेगा। सेक्शन 83 के प्रावधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान नहीं रोकेंगे किसी भी पुलिसकर्मी को फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 73 की वो पुलिसकर्मी उस गिरफ्तारित व्यक्ति जिसको वो गिरफ्तार करेगा उससे सिक्योरिटी नहीं ले सकता। बिल्कुल ले सकता है। एक पुलिसकर्मी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके गिरफ्तारी कर रहा है और वो पुलिसकर्मी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके भी उस व्यक्ति से जिसको वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाके गिरफ्तार करेगा, जिसका कि अरेस्ट वारंट भी दिया हुआ है, उससे सिक्योरिटी ले सकता है। उससे सिक्योरिटी सेक्शन 73 के प्रावधान के अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अंदर ले सकता है। ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 83 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पूरा। इसी के साथ हमारा जो पार्ट बी है, चैप्टर 6 का वो पूरा हुआ। अब हम करेंगे पार्ट सी जो चैप्टर 6 का है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वहाँ से पढ़ना। ठीक है। तो ये पार्ट सेक्शन 84, अब सेक्शन 84 से लेके एक सेकंड रुकिए, सेक्शन 84 से लेके सेक्शन 89 तक है। ठीक है। 84 से लेके सेक्शन 89 तक है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन, और हम ये पढ़ेंगे सेक्शन 84 से लेके 89 आज हम करेंगे और अपनी क्लास में। फिर इसका हमारा चैप्टर 6 का पार्ट डी रह जाएगा जिसमें कि सेक्शन 90 से लेके सेक्शन 93 तक है बस। ठीक है। तो हम आज की क्लास में सेक्शन 84, 85, 86, 87, 88, 89 ये 6 सेक्शन तो नहीं हो पाएंगे, तो हम सेक्शन 84, 85 और 86 ये कर लेंगे। ठीक है। 84, 85, 86 ये कर लेंगे और फिर 84, 85, 86 फिर 87 के बाद के कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी 20 मिनट की मैं क्लास और लूँगा, तो सेक्शन 84 से लेके 89 तक तो पॉसिबल नहीं है 20 मिनट में हो जाए, क्योंकि ये प्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनमें से क्वेश्चंस हमेशा देखने के लिए हमें मिलते रहेंगे प्री में। ठीक है। अगर नए लोग अब आने ही वाले हैं भाई, अब हर एग्जाम में, जुडिशरी एग्जाम में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में, एडीए के एग्जाम में, एपीओ के एग्जाम में भाई नए लोग ही आने, तो हमें इन पे पकड़ बनानी पड़ेगी। और मैं तो जैसे मेरी पकड़ बनी हुई है तो आपकी पकड़ भी बनना जरूरी है। तो अब हम सेक्शन 84, 85 और 86 पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, उसके बाद हम सेक्शन 87 से कल पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैं पढ़ने वाला हूँ चैप्टर 6 का पार्ट सी से कंटिन्यू करने वाला, जो कि बोलता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। भाई प्रोक्लेमेशन मतलब इश्तिहार छपे जाएंगे और अटैचमेंट हो जाएगी। अटैचमेंट जिस व्यक्ति के गिरफ्तारी के लिए इश्तिहार छपेंगे, प्रोक्लेमेशन छपेगी, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। यही हमारे चैप्टर 6 का पार्ट सी की मार्जिनल हेडिंग। अब पढ़ेंगे सेक्शन 84 ऑफ बी एंड डबल एस, जो कि बोलता है
प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग, अब इश्तिहार छापे जाएंगे उस व्यक्ति के लिए जो कि भगोड़ा हो गया है। तो अब सेक्शन 84 का सबसेक्शन 1, इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, अगर कोई अदालत को यकीन करने के कारण आ जाते हैं, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नोट, और उसको अदालत को यकीन करने के कारण कब आते हैं, जब उसने गवाही वो ले चुका है या फिर नहीं ले चुका है। मतलब प्रोसिक्यूशन एविडेंस की गवाही वो ले चुका है, डिफेंस एविडेंस की वो गवाही ले चुका है या फिर वो नहीं ले चुका है। और देखिए, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट व्हॉम अ वारंट हैज बीन इशूड बाय इट हैज अब्सकॉन्डेड, कि उस कोर्ट को क्या यकीन करने के कारण होते हैं कि उसने गवाही ली है चाहे नहीं ली है, कोई मैटर नहीं करता, कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध उसने एक गिरफ्तारी के वारंट इशू किए थे, निकाले थे, वो व्यक्ति भाग चुका है। अब देखिए, और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, या वो व्यक्ति जिसके लिए कोर्ट ने गिरफ्तारी के वारंट निकाले थे, वो व्यक्ति अपने आप को कंसील कर रहा है, मतलब भागा तो नहीं है पर छुपता हुआ घूम रहा है, ठीक है। सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, और क्यों भगता हो, क्यों छुपता हो, अपने आप को छुपा रहा है, क्योंकि वो वारंट एग्जीक्यूट न किया जा सके उसका गिरफ्तारी का वारंट। अब देखिए, सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन, फिर वही वाला कोर्ट जिसने गिरफ्तारी का वारंट निकाला था कि एक व्यक्ति भाग चुका है, एक व्यक्ति एब्सकॉन्ड हो चुका है, या एक व्यक्ति अपने आप को कंसील कर रहा है ताकि वो अवॉइड कर सके और वो उस वारंट को एग्जीक्यूट होने में रुकावट पैदा कर सके। तो अब वो कोर्ट, सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन, तो एक लिखित इश्तिहार वो कोर्ट निकालेगा जिसने कभी अरेस्ट वारंट एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए निकाला था, पर वो व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अब देखिए क्या होगा फिर, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज, और उस लिखित इश्तिहार में वो कोर्ट जिसने कभी गिरफ्तारी का वारंट निकाला था पर एक व्यक्ति गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ या अपने आप को वो कंसील कर रहा, छुपाता हुआ घूम रहा है, अपने आप को बचा रहा है, तो उसकी लिखित इश्तिहार से उसको क्या बोलेगा कोर्ट, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, उसको कोर्ट कहेगा कि भाई जो हम एक स्पेसिफाइड एक निश्चित जगह तेरे को बता रहे हैं वहाँ तो अपनी हाजिरी दे दियो, एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम, और उस निश्चित जगह पर उस निश्चित समय पर जो हम इश्तिहार में लिख रहे हैं उस पर अपनी हाजिरी दे दियो, और कब तक दे दियो, नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन, और 30 दिन के भीतर दे दियो, 30 दिन लिमिट है, 30 दिन के भीतर आ गया तो दे दियो, ना तो 30 दिन के बाद तेरे क्या होगा वो आगे पढ़ाऊंगा। और कितने टाइम के बाद, इश्तिहार छपने के कितने टाइम के भीतर एक अब्सकॉन्डेड व्यक्ति की या फिर एक कंसील जो अपने आप को एक व्यक्ति कर रहा है गिरफ्तारी उसकी ना हो जाए उसकी वजह से, तो 30 दिनों के भीतर उस व्यक्ति को अपनी हाजिरी उस कोर्ट में देनी है, स्पेसिफाइड प्लेस पे देनी है और स्पेसिफाइड टाइम पे देनी है, ठीक है। और 30 डेज, विद इन 30 डेज, ठीक है, नॉट लेस देन 30 डेज, मतलब 30 दिनों के भीतर उस व्यक्ति को अपनी हाजिरी देनी है। और ये 30 दिन कब से कैलकुलेट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग द प्रोक्लेमेशन, उस दिन से 30 दिन कैलकुलेट होंगे जब से कि एक कोर्ट ने वह इश्तिहार प्रोक्लेमेशन का छपवाया है, ठीक है। तो हम इसमें 30 डेज को अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि यही प्रीमियम पूछा था कितने डेज, 30 डेज, और कब से कैलकुलेट होंगे, फ्रॉम द पब्लिशिंग ऑफ अ प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 84 का सबसेक्शन 2 जो कि क्या बताता है, द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश एज फॉलोज। अब जो कोर्ट लिखित इश्तिहार छपवाएगा तो उस प्रोक्लेमेशन में, उस इश्तिहार में क्या क्या कंटेन होगा, क्या क्या छपवाया जाएगा, वो नीचे दिए गए ये लिस्ट। अब देखिए सेक्शन 84 के सबसेक्शन 2 का सब हेड 1, इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज। तो वो इश्तिहार, वो जो लिखित इश्तिहार है पहले तो उसको पढ़ा जाएगा। कहाँ पे पढ़ा जाएगा, किसी ऐसे गांव के या फिर शहर के, टाउन के, जो टाउन छोटा होता है सिटी बड़ी होती है, ठीक है। टाउन जो छोटा टाउन है उसमें कॉन्स्पिशियस पार्ट में वो इश्तिहार पढ़ा जाएगा, मतलब मौखिक रूप से एक अधिकारी पढ़ेगा, या फिर एक गांव में, एक विलेज में वो लिखित इश्तिहार जो एक कोर्ट ने इशू किया है वो पढ़ा जाएगा, ठीक है। आप देखिए सेक्शन 84 का सबसेक्शन 2 का सब हेड 1 का क्लोज ए, और कहाँ पढ़ा जाएगा वो देखिए, इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड, जिस टाउन या विलेज में वो गिरफ्तारित व्यक्ति जिसके खिलाफ इश्तिहार छपा है, कोर्ट ने छापा है, वो व्यक्ति रहता है। बी, इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, और वो इश्तिहार जो कि कोर्ट ने इशू किया है वो इश्तिहार अब चिपकाया जाएगा, चस्पा किया जाएगा, कहाँ, कोई जो कॉन्स्पिशियस पार्ट है, कोई कॉन्स्पिशियस भाग है एक घर का, और किसके घर का, उस अपराधी के घर का जिसको कि पेश होना 30 दिनों के भीतर। और देखिए, और होमस्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड्स, और या तो उस व्यक्ति के घर पर वो इश्तिहार चस्पा किया जाएगा या उसके होमस्टेड पे, और वो व्यक्ति जहाँ ऑर्डिनरी रिजाइड मतलब आमतौर पर रहता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार होना है और वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो रहा, जिसके लिए एक इश्तिहार इशू किया गया, ठीक है। और टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज, या फिर उसका कोई घर घूम नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो
उस टाउन के या फिर उस गांव के कोई से कॉन्स्पिशियस पार्ट पर उसको चस्पा किया जाएगा। मतलब अब कॉन्स्पिशियस पार्ट क्या होता है, एक वह पार्ट जो कि आम लोगों को पहली दृष्टिया पे तुरंत आराम से दिख जाए कि यार ये क्या छपा हुआ है, ठीक है। मतलब कोई घर में एंट्री ले तो तुरंत पहली नजर उस इश्तिहार पे पड़े, ऐसी जगह चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए सी, अ कॉपी देयरऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। अब एक कोर्ट ने एक इश्तिहार छापा है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए एक प्रोक्लेमेशन छापा है, और उस प्रोक्लेमेशन में ये लिखा हुआ है कि भाई स्पेसिफाइड प्लेस और स्पेसिफाइड टाइम पे अपनी हाजिरी दे दियो 30 दिनों के भीतर जब से ये प्रोक्लेमेशन छप रहा है, ठीक है। तो अब वो प्रोक्लेमेशन की कॉपी टाउन और विलेज के और उस व्यक्ति के हाउस पर तो चिपकेगी, अफिक्स तो होगी, चस्पा होगी, लेकिन कोर्ट हाउस में भी, कोर्ट जहाँ पे अदालत है, अदालत के भी किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर वो कॉपी लगेगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 84 के सबसेक्शन 2 का सब हेड 2। द कोर्ट में ऑल्सो, तो अदालत में उसकी डिस्क्रिप्शन है, यह भी कर सकती है क्या, इफ इट थिंक, अगर उसको उचित लगता है, डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर। तो वो इश्तिहार जो कि कोर्ट ने निकाला है एक व्यक्ति को पेश होने के लिए 30 दिनों के भीतर 30 डेज के भीतर, तो वो कोर्ट जिसने इश्तिहार निकाला वो डायरेक्शन दे देगी, निर्देशित कर देगी कि एक नकल इस इश्तिहार की एक डेली न्यूज़पेपर जो कि छपवाई जाए एक अखबार में, जो कि डेली अखबार बढ़ता हो, और कहाँ पे बढ़ता हो, सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड्स, और उस प्लेस में बढ़ता हो जहाँ वो व्यक्ति जिसके लिए प्रोक्लेमेशन इश्तिहार डायरेक्ट किया गया है वो वहाँ रहता है, ठीक है। तो मतलब वो न्यूज़पेपर जो सर्कुलेट होना चाहिए वो उसकी लोकेलिटी में होना चाहिए जहाँ वो व्यक्ति जिसके लिए प्रोक्लेमेशन निकाली गई है वो रहता है, ठीक है। अब मान के चलिए गुड़गांव के एक मजिस्ट्रेट साहब ने प्रोक्लेमेशन निकाल दी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पहले तो अरेस्ट वारंट निकाला था, पर अरेस्ट वारंट निकालने के बाद रीजन टू बिलीव, यकीन करने के कारण हो गए मजिस्ट्रेट साहब को, गुड़गांव वाले को, कि भाई वो व्यक्ति जिसके खिलाफ तूने अरेस्ट वारंट निकाले थे, या तो वो व्यक्ति भाग गया है, अब्सकॉन्ड हो गया, या फिर वो व्यक्ति कंसील कर रहा है अपने आप को, मतलब अपने आप को छुपा रहा है, ठीक है, कहीं पर। तो मजिस्ट्रेट साहब फिर भाई एक इश्तिहार निकाल देंगे, उस इश्तिहार में क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी सबसेक्शन 2 में सारी बातें बताई वो सारी बातें लिखेंगे। मतलब लिखेंगे तो अपने तरीके से, भाई इस व्यक्ति ने यह वाला अपराध किया था, ये व्यक्ति इतने टाइम से कोर्ट में नहीं आ रहा है, अपने हस्ताक्षर करते हैं, अपनी हाजिरी नहीं दे रहा है, तो इस व्यक्ति को हम निर्देशित करते हैं ये 30 दिनों के भीतर जब से इश्तिहार छपा है उसके 30 दिनों के भीतर जो मैं इस इश्तिहार में एक स्पेसिफाइड प्लेस बता रहा हूँ और स्पेसिफाइड टाइम बता रहा हूँ उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यही कहता है, तो वो इश्तिहार तो उस व्यक्ति के घर पर, मतलब कोर्ट वोट में या उसके घर पर टाउन में पढ़कर सुनाया जाएगा या उसके घर पर चिपका दिया जाएगा, ठीक है। पर सेक्शन 84 के सबसेक्शन 2 के सब पॉइंट 2 में यही कह रहा है कि अगर साइड बाय साइड घर पर तो आप चिपका रहे हो उस इश्तिहार को उस व्यक्ति के, और उसके टाउन या विलेज में तो पढ़कर सुनवा रहे हैं सबको, लेकिन अगर आप उस लोकल न्यूज़पेपर में भी आप छपवा दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोकल न्यूज़पेपर जो कि सर्कुलेट होता है उस अपराधी की लोकेलिटी में, टाउन और विलेज में जहाँ वो रहता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 84 का सबसेक्शन 3 जो कि बताता है अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन द स्पेसिफाइड डे। अब एक कथन लिखित में वह कोर्ट जिसने कि इश्तिहार निकाला था वो कथन रिकॉर्ड करेगा, प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन स्पेसिफाइड डे, और वो कोर्ट जिसने इश्तिहार निकाला था एक व्यक्ति के बारे में उसको हाजिर देने के लिए 30 डेज के भीतर वो एक कथन भी रिकॉर्ड कर देगा, वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा, और उसका नतीजा क्या रहेगा, दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन स्पेसिफाइड, कि भाई एक निश्चित दिनांक पर एक निश्चित दिन पर प्रोक्लेमेशन इशू कर दी गई थी, इश्तिहार इशू कर दिया गया था। आप देखिए इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लोज सब हेड इन क्लोज 1 ऑफ सबसेक्शन 2, और जो कि मैनर स्पेसिफाइड है सेक्शन 84 के सबसेक्शन 2 के क्लोज 1 में, ठीक है। शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन हैज बीन कंप्लाइड विद, तो ये अगर कोर्ट ने वह स्टेटमेंट लिखित में रिकॉर्ड कर दी ना तो ये कंक्लूसिव प्रूव होगा, यह बिल्कुल फाइनल सबूत होगा कि भाई प्रोक्लेमेशन इश्तिहार की सारी जरूरतें रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी गई थी, ठीक है, कोर्ट द्वारा। आप देखिए एंड द प्रोक्लेमेशन वाज पब्लिश ऑन सच डे, और ये भी कंक्लूसिव प्रूव होगा कि कोर्ट ने सारी रिक्वायरमेंट प्रूव कर तो दी थी, मतलब पूरी कर तो दी थी, और एंड द डेट प्रोक्लेमेशन वाज पब्लिश ऑन सच डे, और कि ये प्रोक्लेमेशन जो इश्तिहार है उस दिन ही छप गया था जिस दिन कोर्ट ने एक कथन रिकॉर्ड किया था इस बारे में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 84 का सबसेक्शन 4 जो कि बताता है वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस व्हिच इज मेड पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 ईयर्स और मोर। अब ये सीआरपीसी में यह नहीं दिया गया था, ये वाला सेक्शन 84 का सबसेक्शन 4 नया ऐड किया गया BNSS में। देखिए क्या कह रहा है,
वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1, जहाँ इश्तिहार जो पब्लिश होता है सेक्शन 84 के सबसेक्शन 1 के तहत, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, और वो किसके संदर्भ में वो प्रोक्लेमेशन सबसेक्शन 1 में इश्तिहार छापा जाता है, वो एक ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में छापा जाता है जिस व्यक्ति ने एक अपराध कर रखा है। वो अपराध कौन से वाला है? विच इज मेड पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 ईयर और मोर, जो कि उस व्यक्ति को सजा मिलेगी 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की उसको जेल कटवाई जाएगी। अब देखिए, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद डेथ, या तो उस व्यक्ति को 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलेगी, या फिर उम्र कैद मिलेगी, या मृत्यु मिलेगी। और उस व्यक्ति के संदर्भ में ही एक जज साहब ने प्रोक्लेमेशन इश्तिहार निकाला। अब देखिए क्या होगा, अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, उस व्यक्ति का अपराध भारतीय न्याय संहिता के 2023 के अंतर्गत 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के लिए पनिशेबल है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए पनिशेबल है, या डेथ के लिए पनिशेबल है। और जज साहब ने उसके लिए प्रोक्लेमेशन निकालता है, बार बार बताते हैं। अब देखिए, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम, या कोई और पीनल लॉ है जो समय के संदर्भ में भारतवर्ष में चल रहा है, उसके अंतर्गत 10 साल से ज़्यादा की सजा है, तो उसके अंतर्गत इश्तिहार निकालता हो। देखिए, एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम, और फिर वो व्यक्ति जिसके लिए इश्तिहार निकाला गया था वो 30 डेज के अंदर विफल हो जाता है, वो पेश नहीं होता उस बताई गई जगह पर, उस बताए गए समय पर, रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन, जो कि उसको जो कि उस इश्तिहार ने उससे बताया होता कि आपको यहाँ पेश हो रहा है। ठीक है, आप देखिए, द कोर्ट में, तो अदालत की डिसीजन तो क्या करेगी, में कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। क्या? आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक फिट, भाई, और अगर प्रोक्लेमेशन के बाद में भी अगर कोई और कोर्ट को इंक्वायरी मतलब लगानी है, कोई और इंक्वायरी बैठानी है, तो वो भी जांच पड़ताल कर सकती है। प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, फिर उसको क्या कर देगी, वह कोर्ट जिसने इश्तिहार निकाला और व्यक्ति फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, नहीं आता 30 डेज के भीतर, फिर वो कोर्ट प्रोनाउंस कर देगी उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पीओ, ठीक है, एंड मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, और एक घोषणा कर देगी इस संदर्भ में। ठीक है, और अब पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सिर्फ उसी व्यक्ति को किया जाएगा जो कि जिसको की सजा मिलने वाली है 10 साल या 10 साल से ऊपर, या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर डेथ की। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, या फिर किसी और अन्य पीनल प्रोविजन, पीनल प्रावधान, पीनल कानून के अंतर्गत। ठीक है, तो हम सेक्शन जो ये 10 ईयर है और मोर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे। तो ये था हमारा सेक्शन 84 का सबसेक्शन 4। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 84 का सबसेक्शन 5, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। तो बताया गया जो प्रावधान है सेक्शन 84 के सबसेक्शन 2 के, सेक्शन 84 के सबसेक्शन 3 के, शैल, तो वो लगेंगे, शैल मैंडेटरी, क्या अप्लाई टू अ डिक्लेरेशन मेड बाय द कोर्ट, तो वो ही अप्लाई होंगे, वो प्रावधान अप्लाई होंगे जो कि घोषणा निकाली है कोर्ट ने अंडर सबसेक्शन 4। और किसके तहत? जो सबसेक्शन 4 में पीओ की घोषणा प्रोनाउंस करना है ना कोर्ट उसको कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो चुका है, तो उसकी घोषणा में सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के जो प्रावधान है वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और शैल होने ही चाहिए। अब देखिए, एज दे अप्लाई टू अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1, जैसे कि सबसेक्शन 2 और 3 के सेक्शन 84 के प्रावधान अप्लाई होते हैं ना, जैसे कि एक प्रोक्लेमेशन इश्तिहार छपा था, तो वही प्रावधान अप्लाई होंगे सबसेक्शन 4 में। जब एक व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 सेक्शन 84 के वही प्रावधान अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और किस में प्रावधान अप्लाई होंगे? जब एक व्यक्ति को कोर्ट घोषणा करेगा कि वो स्पेसिफाइड प्लेस और स्पेसिफाइड टाइम पर नहीं आ पाया, तो हम इस व्यक्ति को एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एक भगोड़ा हुआ अपराधी घोषित करते हैं। मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बहुत बड़ा जुर्म होता है, इसकी एक अलग से एफआईआर कट जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉज हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा, हमने किया सेक्शन 84 का सबसेक्शन 5। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा कि भाई एक कोर्ट ने पहले तो गिरफ्तारी का वारंट निकाला था, तो उस कोर्ट को रीजन टू बिलीव, यकीन करने के कारण हो जाता है कि मैंने जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाला था वो व्यक्ति या तो अब्सकॉन्ड कर गया, या फिर वो व्यक्ति कंसील कर रहा है अपने आप को। तो अब वो कोर्ट एक इश्तिहार छापता है कि भाई 30 डेज के भीतर अपनी हाजिरी दे दे, तो व्यक्ति जो अब्सकॉन्ड हो गया या फिर जो कंसील करा अपने आप को, और 30 डेज कब से कैलकुलेट होंगे? जब से कि वो इश्तिहार छपा है। ठीक है, ये कहता है। और फिर हमने आगे पढ़ा कि अगर वो व्यक्ति विफल हो जाता है, नहीं आ पाता उस स्पेसिफाइड प्लेस पे और उस स्पेसिफाइड टाइम पे, अगर तो उस व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध कर रखा भारतीय न्याय संहिता के तहत या कोई और अन्य पीनल प्रावधान के एक्ट के तहत, जो कि हमारे इंडिया में काम है, मतलब समय के संदर्भ में चल रहा है, कि उस व्यक्ति को 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या डेथ की सजा मिलनी है, तो उस व्यक्ति को अगर उसने स्पेसिफाइड प्लेस और स्पेसिफाइड टाइम पे अपनी हाजिरी नहीं दी 30 दिनों के भीतर जो इश्तिहार में छपा गया था, तो उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मोटा सेक्शन 84 के मेन जो क्रक्स था ये कह रहा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 85 जो कि आज का हमारा लास्ट सेक्शन है। फिर हम कल से सेक्शन 86 के प्रावधान से चालू करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 85
बहुत बड़ा सेक्शन है और तो यही सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन भी हमारे प्रोक्लेमेशन इश्तिहार की प्रक्रिया में पढ़ने का। ठीक है, आप देखिए सेक्शन 85 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग। अब जो व्यक्ति एक अपराधी था जिसने कि एक अपराध करा था जिसमें उसको सजा 10 साल या 10 साल से ऊपर की मिलनी है या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलनी है या फिर डेथ मिलनी है, वो व्यक्ति भाग गया है, अब्सकॉन्ड हो गया और वो व्यक्ति अब भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया, तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को अटैच कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन 85 में अटैचमेंट के रूल बताता है कि एक भगोड़े व्यक्ति की प्रॉपर्टी को, एक भगोड़े अक्यूज्ड की, अपराधी की प्रॉपर्टी को कैसे अटैच किया जाएगा, तो हमारा सेक्शन 85 रूल बताएगा। तो आज का ये हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा। अब देखिए सेक्शन 85 का सब सेक्शन 1 द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84। अब जो अदालत प्रोक्लेमेशन इश्तिहार इशू कर रहा था सेक्शन 84 के प्रावधानों के तहत, मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो वही कोर्ट क्या करेगा, वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, वो क्या कर सकती है, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अपने कारण लिखित में रिकॉर्ड करेगा, दर्ज करेगा, एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, और किसी भी समय इश्तिहार निकलवाने के बाद। ठीक है, आप देखिए ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो ऑर्डर कर देगा कि भाई मैंने प्रोक्लेमेशन इश्तिहार तो निकलवा दिया है पर 30 डेज का मैं वेट क्यों करूं, मैं तो सीधा उस अपराधी की प्रॉपर्टी को अटैच करूंगी, मतलब जोड़ूंगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा, मूवेबल और इमूवेबल, वो प्रॉपर्टी अपराधी की कैसी हो सकती है जिसके खिलाफ कोर्ट ने अभी तो इश्तिहार निकाला पर कोर्ट साथ ही साथ अपने लिखित में ऑर्डर दर्ज करेगा, रिकॉर्ड करेगा और रीजंस रिकॉर्ड करके लिखित में क्या करेगा, उस अपराधी के लिए जिसके लिए प्रोक्लेमेशन अभी इशू किया है उसकी प्रॉपर्टी को भी साइमल्टेनियसली अटैच करने के लिए ऑर्डर निकाल देगा। और प्रॉपर्टी कैसी होगी, मूवेबल होगी या इमूवेबल होगी, मतलब चल संपत्ति भी हो सकती है अपराधी की, जो व्यक्ति भाग गया है, जो अब्सकॉन्ड हो गया है, या फिर इमूवेबल अचल संपत्ति भी हो सकती है। और देखिए और बोथ या फिर दोनों भी हो सकती है। बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, और वो किसकी प्रॉपर्टी है, प्रोक्लेम्ड पर्सन की, जो व्यक्ति इश्तिहार में जिसको बोला कि तुम आ जाना, और कोर्ट को इतना भी इंतजार नहीं हो रहा है कि अभी तो इश्तिहार निकाला पर अभी साथ ही अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी करवा रही है। अब देखिए अब सेक्शन 85 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो हम पढ़ते हैं। अब देखिए प्रोवाइडेड वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। अब बताया गया जिस टाइम कोर्ट, जो अदालत है, वो इश्तिहार छपवा रहा है और इश्तिहार छपवाने के समय कोर्ट संतुष्ट हो जाता है, क्या संतुष्ट हो जाता है, बाय एफिडेविट और अदरवाइज, किसी शपथनामे से या फिर किसी और अदरवाइज तरीके से, मतलब कोई व्यक्ति आके इन्फॉर्मेशन दे देता है कुछ भी तरह की, क्या, डेट द पर्सन इन रिलेशन टू होम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशूड, कि वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध यह इश्तिहार नामा प्रोक्लेमेशन छपा है ना, वो व्यक्ति क्या करने वाला है, ए इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को, वो अपनी संपत्ति को या तो बेचने वाला है कुछ भाग को या फिर पूरे के पूरे भाग को। बी इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और उस अपराधी की जिसके बारे में कोर्ट ने इश्तिहार निकाला, वो अपराधी अपनी संपत्ति को अब इस कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन से बाहर ले जाने वाला है, मतलब स्पेशली अब भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अचल संपत्ति को ले जा नहीं सकता उठा के, तो स्पेशली मूवेबल प्रॉपर्टी को वो कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर लेके जा रहा है जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया था। अब देखिए तो क्या होगा, इट में ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली, तो अब वो कोर्ट जिसने प्रोक्लेमेशन निकाला था, तो तुरंत अगर वो इन दोनों पॉइंट से, ए और बी के पॉइंट से सेटिस्फाइड होता था, संतुष्ट हो जाता है, तो प्रोक्लेमेशन के साथ साथ वो कोर्ट क्या ऑर्डर कर देगा कि उस अपराधी की प्रॉपर्टी, संपत्ति को साइमल्टेनियसली, मतलब इधर प्रोक्लेमेशन निकाला, इधर इश्तिहार निकाला और उधर क्या किया, तुरंत उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया। अब देखिए ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली, तो इसमें जो वर्ड है साइमल्टेनियसली, इसको आप गोला लगा लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, तो साथ साथ इश्तिहार भी इशू कर देगा वो कोर्ट, और साथ ही साथ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उस अपराधी की जो कि जिसके लिए प्रोक्लेमेशन इश्तिहार छपा है उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट की भी ऑर्डर साथ ही साथ साइमल्टेनियसली कर देगा। और कैसे करेगा, सेक्शन 85 के सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 85 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made। तो जो ऑर्डर है, जो एक जज साहब ने इश्तिहार निकाला, प्रोक्लेमेशन निकाली, और प्रोक्लेमेशन के साथ साथ वो जज साहब, जो हमने क्लोज ए और बी पढ़े कि भाई वो जो जिस व्यक्ति के खिलाफ आप प्रोक्लेमेशन निकाले, इश्तिहार निकाले, वो व्यक्ति तो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने वाला है, या पूरी प्रॉपर्टी को, या थोड़े भाग में, होल में या फिर पार्ट में, या व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को लोकल जुरिडिक्शन, जो इस कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन से बाहर धकेलने वाला, मतलब ले जाने वाला, डिस्पोज करने वाला है, मतलब टेक करने वाला है, तो कोर्ट ने भाई साइमल्टेनियसली इश्तिहार भी निकलवा दिया था, और क्या निकलवा दिया था, साथ के साथ अटैचमेंट के भी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के भी ऑर्डर कर दी थी। अब सबसेक्शन 2 यही कह रहा है, सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो जो
सेक्शन 85 के सबसेक्शन 1 के प्रोविजन में जो ऑर्डर निकलेगा वो ऑर्डर बस ऑथराइज करेगा कि प्रॉपर्टी को अटैच कर ले जाए, संपत्ति को अटैच कर ले जाए उस अपराधी की बिलोंगिंग टू सच पर्सन, जो कि उस व्यक्ति के जिसके खिलाफ ऑर्डर निकाला है, विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड, और उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर वो प्रॉपर्टी है अभी तो उसी डिस्ट्रिक्ट में उसी जिले में अभी अटैचमेंट हो सकती है, अगर दूसरे किसी जिले में उसमें नहीं हो सकती। अब देखिए, एंड शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट, और ऑथराइज वो ऑर्डर, आप देखिए दोबारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, और ऑथराइज कर देगा वो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर। तो सेक्शन 85 के सबसेक्शन 1 की प्रोविजन में मैजिस्ट्रेट ने निकाला था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं इश्तिहार निकाल रहा हूँ कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को घोषित करने वाला हूँ मैं, और इश्तिहार निकाल रहा हूँ कि अपनी हाजिरी 30 डेज के भीतर दे दे, और साथ के साथ मैं इसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर रहा हूँ। तो कह रहा है या तो वो अटैचमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकती है, उस जिले के अंदर हो सकती है, या फिर ऑथराइज कर सकता है वो ऑर्डर की अटैचमेंट उस व्यक्ति की डिस्ट्रिक्ट के बाहर हो। पर डिस्ट्रिक्ट के बाहर कैसे होगी? विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट व्हेन एंडोर्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन हुज डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो अगर डिस्ट्रिक्ट के बाहर होनी है तो उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर वाला जिला अधिकारी साहब, डीएम साहब, उस ऑर्डर को एंडोर्स करेंगे तभी वो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। अब हमारा सबसेक्शन 85 का सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बहुत टेक्निकल सा, ये समझाना बहुत जरूरी है, पेपर में पूछा जाता है। तो सेक्शन 85 का सबसेक्शन 2 सिंपल सी ये बात कह रहा है कि भाई एक जज साहब ने, मान के चलिए गुड़गांव के जज साहब थे, कोई मैजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन निकाल दिया, एक इश्तिहार निकाल दिया कि एक व्यक्ति जो अपराधी है जिसने कि 10 साल या 10 साल से अधिक वाले अपराध में सजा उसको मिलने वाली है, उसने वो वाला अपराध कर रखा है, और वो कोर्ट में आ नहीं रहा है। तो एक गुड़गांव के जज साहब ने एक इश्तिहार निकला दिया कि भाई तू जो व्यक्ति है, तेरे खिलाफ हमने अरेस्ट वारंट भी इशू किया था, तू आ नहीं रहा, और अब हम तेरे को क्या कर रहे हैं, मैं तेरे खिलाफ प्रोक्लेमेशन इश्तिहार इशू कर रहा हूँ कि तू 30 डेज के भीतर अपनी हाजिरी दे कोर्ट में, और स्पेसिफाइड प्लेस पे दे और स्पेसिफाइड टाइम पे दे, ठीक है। और अगर मैजिस्ट्रेट संतुष्ट था कि भाई वो संतुष्ट होता था एफिडेविट से या फिर किसी और तरीके से कि भाई वो व्यक्ति तो अपनी प्रॉपर्टी को बेच बूझने वाला है, ठीक है, तो अब मैजिस्ट्रेट उसके साथ साथ प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के भी ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है हमारा सबसेक्शन 85 का सबसेक्शन 2 यही कह रहा है कि मान के चलिए वो गुड़गांव जो व्यक्ति जो नहीं आ रहा कोर्ट में, वो व्यक्ति गुड़गांव का है वो अपराधी, और उसके खिलाफ ही अब प्रोक्लेमेशन इश्तिहार इशू किया गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट ने, और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा है। तो मान के चलिए उसकी प्रॉपर्टी गुड़गांव में ही है, तो उसकी प्रॉपर्टी गुड़गांव में तो अटैच कर ली जाएगी नॉर्मली, आसानी से, कोई डीएम वगैरह की परमिशन लेगी। पर अब मान के चलिए एक गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति की इश्तिहार छपाया था, और वो व्यक्ति दिल्ली का है, वो व्यक्ति दिल्ली में नजफगढ़ का है, तो अब उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी दिल्ली के नजफगढ़ में ही है, कोई लैंड लूंड है, मान के चलिए कोई ट्रैक्टर वगैरह दिल्ली के नजफगढ़ में ही खड़ा है उसका, तो अब उस इश्तिहार से वो व्यक्ति आ तो जाएगा, नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन उसकी अटैचमेंट अब नजफगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एंडोर्समेंट के साथ, उस ऑर्डर पे नजफगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी साहब की एंडोर्समेंट होगी, तभी उस नजफगढ़ के अपराधी की जिसको प्रोक्लेमेशन गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट साहब ने निकाली थी उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी, अब नजफगढ़ के डीएम साहब जब एंडोर्समेंट करेंगे उस ऑर्डर पर, जो गुड़गांव के जज साहब का ऑर्डर था उस पर साइन करेंगे, तभी उस व्यक्ति की नजफगढ़ में प्रॉपर्टी अटैच कर पाएगा गुड़गांव का कोर्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 85 का सबसेक्शन 2 जो कि बहुत जरूरी है, मैंने इसे क्वेश्चन देखे हैं प्री में, दिल्ली में देखा था, ठीक है। आप देखिए सेक्शन 85 का सबसेक्शन 3, इज द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज अ डेट, जो प्रॉपर्टी ऑर्डर की गई है मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा कि उसको अटैच कर लो, तो वो कोई कर्ज है और अदर रिमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई और अन्य चल संपत्ति है। द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड, तो अब उस कर्ज की या फिर उस चल संपत्ति की अटैचमेंट कैसे होगी, इनके तहत होगी, ए बाय सीजर, या तो उसकी जब्ती करके, मतलब सीजर जब्ती करके, बी बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, या तो फिर एक रिसीवर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, सी बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, तो एक ऑर्डर लिखित में वह कोर्ट निकाल देगा जो कि अटैचमेंट करवाने वाला है कि प्रोक्लेम्ड व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी की, मतलब एक मान के चलिए एक प्रोक्लेम्ड व्यक्ति है जिसके लिए इश्तिहार छपा है, गुड़गांव के कोर्ट ने निकाला है, और उस व्यक्ति ने बहुत सारी अपनी गाड़ी उड़ियाँ उसके पास, और उसने अपनी गाड़ियाँ अपने दोस्तों को दे रखी है, तो अब गुड़गांव कोर्ट उसके दोस्तों को ऑर्डर भेज देगा, एक लिखित में ऑर्डर भेज देगा कि अब तुम जो उसके दोस्त हो जिसको हम इश्तिहार से बुलाना चाहते कोर्ट में, उसको इसकी गाड़ियाँ देना मत, प्रोहिबिट कर देगा उसके दोस्तों को कि जिसकी वो गाड़ियाँ है उस अपराधी की उसको देना मत, क्यों मत देना, और टू एनी वन और दिया उसको मत देना, या उसके बिहाफ में कोई और उसके घर वाला मांगना है तो उनको भी मत देना, ठीक है, क्यों मत देना, ताकि बस वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिरी देते, ठीक है। और सी हमारा सी हो गया था। अब डी बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंक फिट, तो हमने जो ए बी सी ये मेथड्स पढ़े कि
उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीजर जब्ती कर लेगा, उस अगर कोई डेट है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर उसके ऊपर अपॉइंटमेंट रिसीवर को अपॉइंट कर देगा, नियुक्ति कर देगा कोर्ट, या फिर प्रोहिबिट कर देगा एक दूसरे व्यक्ति को कि जो तेरे पास उस अपराधी की वस्तु पड़ी हुई है मूवेबल, या जो उसका कर्ज है उस कर्ज को तू उस अपराधी को मत दियो, तो उसको प्रोहिबिट कर देगा, ठीक है। या फिर उस अपराधी को मत दियो, या उस अपराधी के बिहाफ पे कोई और तेरे से लेने आता वो डेट, या फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको मत दियो। तो डी में यही कह रहा है, जो ए बी सी या तो इन तीनों मेथड के तहत कार्रवाई कर सकता है कोर्ट, या इन तीनों में से दो मेथड है उनमें से कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। ये इतना जरूरी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 85 का सबसेक्शन 4। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज इमूवेबल। अब जो प्रॉपर्टी जो अटैच करने के लिए जोड़ने के लिए अटैच करने के लिए कोर्ट ने बोला वो इमूवेबल अचल संपत्ति, तो क्या होगा देखिए, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। और वो जो प्रॉपर्टी जो एक अपराधी की अटैच करने वाला है कोर्ट, वो लैंड पेइंग रेवेन्यू, और वो राज्य सरकार को टैक्स पे करती है वो लैंड। अब देखिए, बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की अब अटैचमेंट कलेक्टर, जो उस जिले का कलेक्टर रहेगा वो करेगा, ठीक है। इन विच द लैंड इज सिचुएट, और जिस जिले में लैंड सिचुएट है। मान के चलिए गुड़गांव के जज साहब थे जिसने एक गुड़गांव के व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच के ऑर्डर कर दिए। अब वो गुड़गांव के व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच के ऑर्डर तो कर दिए, अब वो उस गुड़गांव के व्यक्ति की जो लैंड है, जो जमीन के अटैचमेंट के ऑर्डर हुए हैं, वो लैंड उसकी राज्य सरकार को टैक्स भी देती है। तो अब यही कह रहा है कि अब डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे उसकी अटैचमेंट, तो अब गुड़गांव जिले के जो कलेक्टर रहेंगे वो उसकी ज़मीन की, अपराधी की ज़मीन की अटैचमेंट करेंगे, ठीक है। और यही एग्जांपल हम दूसरा लेके चलते हैं। एक गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिए, एक दिल्ली की अपराधी है, कोई दिल्ली का अपराधी है, कि दिल्ली के अपराधी की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए। तो अब दिल्ली के अपराधी की प्रॉपर्टी भी वो गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट अटैच नहीं कर पाएंगे, वो कौन करेगा, सीधा सीधा कलेक्टर करेंगे, ठीक है, सीधा सीधा कलेक्टर साहब करेंगे। और वो दिल्ली के अपराधी की जमीन भी लैंड पेइंग रेवेन्यू राज्य सरकार को। अब देखिए, बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएटेड एंड इन ऑल अदर केसेस, तो कलेक्टर के द्वारा होगी उस केस में जहाँ डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ लैंड सिचुएट है, तो डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट में, अब मान के चलिए गुड़गांव में एक जज साहब ने, मैजिस्ट्रेट साहब ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि गुड़गांव का एक अपराधी है, उसकी लैंड हमें अटैच करनी है, उसकी ज़मीन हमें अटैच करनी है, तो गुड़गांव का एक कलेक्टर कर देगा। अगर दूसरे केसेस में, अगर गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट को दिल्ली में एक व्यक्ति की, अपराधी की प्रॉपर्टी अटैच करनी है, तो दूसरे केसेस में ये वाले फॉर्मूले होंगे। अब देखिए, ए बाय टेकिंग पोजेशन, उस प्रॉपर्टी पर कब्जा ले लीजिए जाएगा। बी बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा। सी बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ, या फिर एक ऑर्डर लिखित में दे दिया जाएगा कि भाई जो इस लैंड का, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति का कोई भी किराया है, या कोई भी किराया है जो कि एक अपराधी को, जो प्रोक्लेम्ड व्यक्ति उसको मिलना था, उसको नहीं दिया जाए, या उसके बिहाफ पे कोई और ले रहा तो नहीं, उसको नहीं दिया जाए। डी बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंक फिट, या कोई दो इनमें से मेथड ए बी सी में से, या फिर कोई भी सारे मेथड इनमें से अपना लेगा कोर्ट, अगर कि एक इमूवेबल लैंड की अटैचमेंट कहाँ करनी है। इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएट। अब जहाँ भी लैंड सिचुएट है, चाहे गुड़गांव के कोर्ट ने गुड़गांव के व्यक्ति की लैंड अटैच करनी है, और वो लैंड इमूवेबल है, मतलब अचल संपत्ति, तो गुड़गांव का कलेक्टर करेगा। और गुड़गांव का कलेक्टर किसकी तरह करेगा, या तो टेकिंग पोजेशन कर लेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कर देगा, और ऑर्डर कर देगा कि भाई जमीन का किराया उस अपराधी को ना दिया जाए, या उसके बिहाफ पे किसी और को ना दिया जाए, या इनमें से सबको प्रयोग करते हुए कर लेगा वो कलेक्टर, या इनमें से दो को कर लेगा, ठीक है। तो या तो अब गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट ने गुड़गांव की तो करवा ली व्यक्ति की, अब गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट ने एक दिल्ली के व्यक्ति की इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति को अटैच करना, जमीन को अटैच करवाना है, तो वो भी वहाँ दिल्ली के कलेक्टर साहब के द्वारा की जाएगी, और दिल्ली का कलेक्टर साहब भी ये तीनों मेथड ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 85 का सबसेक्शन 4। हम पढ़ेंगे सेक्शन 85 का सबसेक्शन 5, जो कि बताता है इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ अ लाइव स्टॉक। अब जो प्रॉपर्टी जो जज साहब ने कोर्ट में बोला है कि अटैच कर लो, तो वो एक लाइव स्टॉक है, मतलब कुछ जिंदा जंतु जानवर है। और देखिए, और इज अ पेरिशेबल नेचर, या कोई ऐसी संपत्ति है जो कि बिल्कुल पेरिशेबल नेचर की, मतलब एक दो दिन टिक पाएगी वरना खराब हो जाएगी बाद में। और देखिए, द कोर्ट में इफ इट थिंक इट एक्सपीडियंट, तो कोर्ट, जिस कोर्ट ने अटैचमेंट ऑर्डर की थी, अगर उसको उचित लगता है, क्या लगता है, ऑर्डर इमीडिएट सेल देयर ऑफ, तो उस प्रॉपर्टी की इमीडिएट सेल, उस प्रॉपर्टी की लाइव स्टॉक की, या फिर उस पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी इमीडिएट सेल, तुरंत की तुरंत सेल करवा देगी वो कोर्ट जिसने अटैचमेंट ऑर्डर की थी। अब देखिए, एंड इन सच केस द प्रोसीड ऑफ द सेल शैल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और जो प्रोसीड रहेगी, उस सेल की जो प्रोसीड रहेगी, जो
जो लाइव स्टॉक की सेल करवाएगी कोर्ट अटैच करके और पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी की सेल करवाएगी, तो उसके जो प्रोसीड आएंगे वो उस कोर्ट के ऑर्डर में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब सेक्शन 85 का सबसेक्शन 6, the powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be same as those of the receiver appointed under the CPC। तो कह रहा है जो यहाँ शक्तियाँ रहेंगी और जो दायित्व रहेंगे और जो लाइबिलिटीज जो देनदारी रहेगी किसकी, जो रिसीवर अपॉइंट किया जाता है इस सेक्शन के तहत 85 सेक्शन 85 BNSS के तहत, तो वो रिसीवर की पावर, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज वही रहेंगी जो CPC में एक रिसीवर की होती है। और CPC में एक रिसीवर की कहाँ दे रखी है, ऑर्डर 40 में दे रखी है, ठीक है। तो हम साइड में ऑर्डर 40 CPC भी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ खत्म। आज हमने पूरा पढ़ा सेक्शन 85, ठीक है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आज वाली क्लास में हमारा यहीं खत्म होती है आज की क्लास। तो आज हमने कौन कौन से सेक्शन से पढ़े, आज हमने पढ़ा है सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 85 तक, ठीक है। आज हमने पढ़ा है सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 85 तक, ठीक है। और थोरोली मैंने हर एक सेक्शन और हर एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन आपको बताई है, तो जरूर पढ़ना। अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार खोल के बुक को जो मैंने पढ़ा है वो साथ साथ एक बार पढ़ भी लेना, ठीक है। तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अब हम कल वाली वीडियो में सेक्शन 86 के बाद वाली प्रोविजंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।